हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना। ये वीडियो प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की पार्ट 3 वीडियो है। पार्ट 1 और 2 में हमने देखा था कि प्रीएम्बल क्या होता है, उसके मेन कंपोनेंट्स क्या क्या है ये देखा, और साथ ही साथ सोवरेनिटी, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, इन तीनों टर्म्स को डिटेल में डिस्कस किया। अब बात करते हैं दो और टर्म्स की, सोशलिस्ट और सेक्युलर, जिन्हें 1976 में 42nd अमेंडमेंट द्वारा प्रियम्बल में ऐड किया गया था। हम यहाँ पर दो चीजें डिस्कस करेंगे। पहला ये कि सोशलिस्ट और सेक्युलर का मतलब क्या है, और दूसरा ये कि ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी कि इन्हें 42nd अमेंडमेंट के जरिए प्रियम्बल में ऐड करना पड़ा। तो एक्चुअली मॉडर्न सोसाइटीज में मेनली दो तरह के इकोनॉमिक सिस्टम्स होते हैं, एक कैपिटलिस्ट और दूसरा सोशलिस्ट। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कंपनीज या फैक्ट्रीज की ओनरशिप प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथ में होती है। क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, ये कंपनीज के ओनर डिसाइड करते हैं। और इतना ही नहीं, अपने प्रोडक्ट्स को किस भाव पर बेचना है ये भी कंपनीज के मालिक खुद ही तय करते हैं। कहने का मतलब, इन सब मामलों में सरकार का हस्तक्षेप ना के बराबर है, कोई इंटरफेरेंस यहाँ पर नहीं होता है। अब ऐसे में क्या होता है कि सभी कंपनीज आपस में कॉम्पीट करती हैं, और जो भी कंपनी ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट बेटर प्राइस में देती है, लोग उसको पसंद करते हैं। इस तरह कुछ कंपनीज ज़्यादा तेजी से प्रॉस्पर करती हैं, जल्दी ग्रो करती हैं, जबकि कुछ पर ताले लगने की नौबत आ जाती है। इसीलिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर डिमांड और सप्लाई खुद ब खुद इकोनॉमी को रेगुलेट करते हैं, गवर्नमेंट को इंटरवीन नहीं करना पड़ता। बट इस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में एक दिक्कत है, जिसे हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लो एक जगह पर 5 लोग रहते हैं। इन 5 में 4 लोगों को ब्लू कलर की कैप पसंद है, लेकिन इसे ब्लू नहीं, लाल रंग की टोपी पसंद है। आपको तो पता है कि पूरी इकोनॉमी डिमांड और सप्लाई के फंडे पर चलती है, और यहाँ पर डिमांड जो है वो ब्लू कैप की ज्यादा है। तो हुआ क्या कि सभी कंपनियां ब्लू कलर की कैप बनाएंगी, रेड नहीं, क्योंकि रेड की डिमांड बहुत ही ज्यादा कम है। इसका मतलब इस सोसाइटी में इसकी जरूरत पूरी करने वाला कोई नहीं है। इसीलिए सोशलिस्ट इकोनॉमी का कंसेप्ट पिक्चर में आया। यहाँ पर गवर्नमेंट ने पूरा का पूरा प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन अपने हाथ में ले लिया। सोशलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट की प्लानिंग टीम्स चेक करती हैं कि फैक्ट्रीज की प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है। साथ ही साथ गवर्नमेंट अपने सर्वेस के थ्रू ये भी चेक करती है कि लोगों की नीड्स क्या है, उनको क्या चाहिए, उनके कंसर्न्स क्या क्या है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट कंज्यूमर के स्पेंडिंग डेटा को भी एनालाइज करती है, यानी लोग किन चीज़ों पर ज़्यादा खर्च करते हैं वगैरह वगैरह। और इन सब डेटास के बेस पर गवर्नमेंट ये तय करती है कि फैक्ट्रीज में कितना माल प्रोड्यूस होना चाहिए, यानी गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि प्रोडक्शन के टारगेट्स क्या होने चाहिए, और समय समय पर इन टारगेट्स को रिवाइज भी किया जाता है करेक्टिव फीडबैक्स के जरिए। सोशलिस्ट इकोनॉमी में चीजों का प्राइस क्या होगा ये भी गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट हर चीज के लिए प्लान करती है, ताकि सोसाइटी में सबकी जरूरतों को पूरा किया जा सके। और इतना ही नहीं, सरप्लस या प्रॉफिट्स इक्वली सब में बढ़ जाता है, यानी यहाँ पर किसी एक का फायदा नहीं है, सबके फायदे के बारे में सोचा जाता है। एक दिक्कत है, क्योंकि गवर्नमेंट में बैठे चंद लोग, 150 लोग, ये अकेले कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि उसकी 100 करोड़ की जनता को क्या चाहिए, कब चाहिए, कितना चाहिए। यानी इन सब में गलतियां होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, राइट। इन दोनों टर्म्स को हमने डिटेल में समझा, और साथ ही साथ ये भी देखा कि इनमें क्या क्या कमियां हैं और क्या क्या बेनिफिट्स हैं। ये जो सोशलिज्म की डेफिनेशन हमने देखी, ये बेसिकली मार्क्सिस्ट सोशलिज्म
या कहें कि सोवियत सोशलिज्म की डेफिनेशन है। इसी तरह सोशलिज्म को लेकर गांधी जी के भी अपने विचार थे, जो कि मार्क्सिस्ट विचारों से काफी अलग थे। गांधी जी बात करते थे गांवों को सेल्फ सफिशिएंट रिपब्लिक बनाने के बारे में, जहां पर हर गांव इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली सेल्फ डिपेंडेंट होंगे। गांधी जी की इसी फिलॉसफी ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन को गांधीयन सोशलिज्म कहा जाता है। अब अगर बात करें इंडियन इकोनॉमी की, तो इंडियन इकोनॉमी ना तो कैपिटलिस्ट है और ना ही कंप्लीटली सोशलिस्ट। इंडिया एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, यानी हमारे यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर भी है और पब्लिक सेक्टर भी। प्राइवेट सेक्टर वो जहाँ पर ओनरशिप प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथ में होती है, और पब्लिक सेक्टर वो जहाँ पे ओनरशिप पूरी तरह से गवर्नमेंट के पास होती है। ये दोनों ही सेक्टर्स इंडिया में साथ साथ को एग्जिस्ट करते हैं। अब बात आती है कि इंडियन सोशलिज्म मार्क्सिस्ट सोशलिज्म है या फिर गांधीयन। तो इसका आंसर सुप्रीम कोर्ट ने 1983 के अपने एक लैंडमार्क जजमेंट के थ्रू दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 1983 में डीएस नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में अपने लैंडमार्क जजमेंट में कहा था कि इंडियन सोशलिज्म बेसिकली मार्क्सिस्ट सोशलिज्म और गांधीयन सोशलिज्म का परफेक्ट ब्लेंड है, जिसमें कि झुकाव जो है वो ज्यादातर गांधीयन सोशलिज्म की तरफ है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि हमारे यहाँ पर मिक्स्ड इकोनॉमी है, और हमारा इंडियन सोशलिज्म भी बाकी देशों के सोशलिज्म से काफी अलग है। हमारे सोशलिज्म मार्क्सिस्ट और गांधीयन सोशलिज्म का मिक्स है, जिसमें गांधीयन सोशलिज्म की तरफ झुकाव ज्यादा है। इसीलिए हमारे देश के सोशलिज्म को एक नई टर्म से जाना जाता है, जिसका नाम है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का एम है पोवर्टी, इग्नोरेंस, डिजीज और इनइक्वालिटी को खत्म करना। अब बात करते हैं दूसरी टर्म की, जो है सेक्युलरिज्म। आपने कभी ध्यान दिया कि हमारे आसपास जो 7 पड़ोसी देश हैं, उनमें से 5 देशों का एक स्टेट रिलीजन है। जैसे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान का स्टेट रिलीजन है इस्लाम। ये तीनों इस्लामिक स्टेट हैं। इसी तरह भूटान और श्रीलंका का भी स्टेट रिलीजन है। इन दोनों कंट्रीज का स्टेट रिलीजन है बुद्धिज्म, यानी ये दोनों बुद्धिस्ट स्टेट्स हैं। और अगर बात करें नेपाल की, तो ये भी 2007 तक एक हिंदू स्टेट था। हालांकि आज की डेट में नेपाल का कोई स्टेट रिलीजन नहीं है। सबको अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने की आज़ादी है। नेपाल की सरकार सभी धर्मों को फॉलो करने वालों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज देती है। इसी तरह इंडिया का भी कोई स्टेट रिलीजन नहीं है। सबको अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने की आज़ादी है। भारत सरकार सभी धर्मों को फॉलो करने वालों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज देती है, और धर्म के बेस पर किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है। बेसिकली एक देश का रिलीजन को लेकर क्या नजरिया है, इसके बेस पर उस पर्टिकुलर स्टेट को 3 टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है: एथिस्ट स्टेट, थियोक्रेटिक स्टेट और सेक्युलर स्टेट। थियोक्रेटिक स्टेट्स वो स्टेट्स हैं जहां किसी एक धर्म को स्टेट रिलीजन घोषित कर दिया गया है। हमने इनके एग्जाम्पल्स ऑलरेडी देखे हैं। सेक्युलर स्टेट्स हम उन स्टेट्स को कहते हैं जहां किसी भी धर्म को स्टेट रिलीजन घोषित नहीं किया गया है, और जहां सबको अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने की पूरी आजादी है। अब बच गया एथिस्टिक स्टेट। एथिस्टिक स्टेट वो होते हैं जहां किसी भी तरह की रिलीजियस एक्टिविटीज को अलाउ नहीं किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ कोरिया। यहाँ पर अगर आप इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और हिंदुइज्म या फिर कोई भी रिलीजियस एक्टिविटी करते हुए पकड़े गए, तो गवर्नमेंट आपको पनिश करती है। तो हमने अब तक जो है सेक्युलर और सोशलिस्ट, इन दोनों टर्म्स को कवर कर लिया है। बट अभी ये जानना बाकी है कि इन दोनों टर्म्स को अमेंडमेंट के थ्रू प्रियम्बल में क्यों ऐड करना पड़ गया। तो बात ये है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में आपको डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी देखने को मिलता है। ये डीपीएसपी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को सोशलिस्ट नेचर प्रदान करता है। इसी तरह हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 में फंडामेंटल राइट्स देख सकते हैं। ये फंडामेंटल राइट्स जो हैं,
ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को सेक्युलर नेचर प्रदान करता है। यानी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हम एक सेक्युलर और सोशलिस्ट देश हैं, लेकिन ये बात प्रियम्बल में मिसिंग थी। तो 1976 में 42nd अमेंडमेंट के द्वारा इन दोनों वर्ड्स को प्रियम्बल में ऐड कर दिया गया। तो ये था प्रियम्बल वीडियो का पार्ट 3 वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रियम्बल को कंप्लीटली कवर कर देंगे।